हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का आपका सोशोलॉजी यानी कि समाज शास्त्र का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल के एग्जाम के लिए एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में, और वो भी कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ। जी हाँ बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि एक दो दिन में ही सोशियोलॉजी का आपका जो फाइनल एग्जाम है ये होने वाला है। और इसकी तैयारी के लिए ऑलरेडी मैंने आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर, वो भी फेस कैम के साथ में कंप्लीटली सॉल्व करके समझा दिया। ठीक है, आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें 4-5 पेपर जो भी आपको करवाएंगे वो देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों दूसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर आपके सोशियोलॉजी के फाइनल के एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, सोशियोलॉजी का आपका पेपर 3 घंटे का रहेगा और ये 80 नंबर का आएगा। रही बात पेपर के पैटर्न की, तो देखो पेपर में ना आपके 4 खंड और कुल मिला के 35 प्रश्न होंगे। खंड का में आपके 16 एमसीक्यू होंगे। खंड खा में आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे 17 से 25। ठीक है, खंड गा में आपके 4-4 नंबर के क्वेश्चन होंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न 26 से लेके 32 तक। और खंड घा में आपके 6 नंबर के क्वेश्चन होंगे लॉन्ग क्वेश्चन जिसे बोलते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न 33 से लेके 35। 34वां जो क्वेश्चन है बच्चों, उसको आपको ने गद्यांश दिया जाएगा, उसके हिसाब से आंसर देना है। सेम इसी तरीके से इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी, एमसीक्यू 2 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स, ऐसे आपके ये रहने वाले हैं। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में हम अपना खंड का समझेंगे पूरा और खंड खा समझेंगे, बाकी गा रह जाएगा और घा रह जाएगा। इन दोनों के लिए मैं पार्ट 2 का वीडियो बना दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, तो जाके सारे बच्चे जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, सो आर यू गाइस रेडी? शुरुआत करें बच्चों अपने दूसरे सैंपल पेपर को। तैयार हो? तो चलिए शुरू करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चे हो, इस पेपर का सबसे पहला जो हमारा सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए एमसीक्यू बेस्ड, जो कि हमारा 16 नंबर का रहेगा, यहाँ पे शुरुआत हो जाता है। ठीक है, अब इस वीडियो में एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जिन 16 एमसीक्यूज को अभी हम डिस्कस करेंगे, आप सभी बच्चे भी इन एमसीक्यू क्वेश्चन का जो आंसर है मेरे द्वारा आंसर बताए जाने से पहले अपने मन ही मन जरूर सोचिएगा कि सर जी ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, मेरे हिसाब से इसका ये आंसर होगा, इसका ये, इसका ये, इसका ये हो सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इतना ही नहीं, जब ये वीडियो एंड होगी तो आप सभी बच्चों ने कमेंट में ईमानदारी से मुझे अपना स्कोर भी बताना है कि आपने 16 आउट ऑफ कितने के सही आंसर दिए थे। ठीक है, ताकि मुझे भी तो पता चले कि जो बच्चा इस वीडियो को देख रहा है उसने कितनी तैयारी कर रखी है। ठीक है, चलिए सोचिए आप भी ना, वैसे मन में सोचना कि क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, एमसीक्यू वाला क्वेश्चन ये है, एक पुस्तक है, आपको ये बताना है कि पुस्तक किसने लिखी है। पुस्तक का नाम है द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, यानी कि ये वाली आपकी जो बुक है बच्चों, ये बुक बेसिकली पूंजीवाद के ऊपर किस व्यक्ति ने लिखी है। ठीक है, तो कौन से हैं वो व्यक्ति? कॉल मार्क्स है, एंथनी गिंडेस है, मैक्स वेबर या फिर एमाइल दुर्खेम। तो ये किसने लिखी है बच्चों? ये लिखी है मैक्स वेबर ने। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो गया। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब यहां पे हमें एक प्रक्रिया पहचाननी है, यानी कि एक परिभाषा है। ठीक है, ये परिभाषा किसकी है? नगरीकरण है, पृथकीकरण है, भद्रीकरण या फिर ग्रामीणीकरण, ये देखना है। क्वेश्चन क्या है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है बच्चों जिसमें जनसंख्या का एक बड़ा सा भाग गांव को छोड़कर नगरों या कस्बों की ओर पलायन करता है। तो यानी कि आप जिस गांव में रहते हैं, ठीक है, तो उस गांव में मान लेते 100 लोग हैं, इनमें से 50+ जो व्यक्ति हैं वो गांव छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? नगरों में जा रहे हैं, कस्बों में चले जा रहे हैं। इसलिए रोजगार की तलाश में, कुछ बसने के लिए, कुछ बेहतर सुविधाएं पाने के लिए, कुछ शिक्षा के लिए। तो ये क्या कहलाएगा बच्चों? ये नगरीकरण कहलाएगा। क्या? नगरीकरण। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। ओके, इसी प्रकार से देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब यहां पे है आपका एक रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में आपको यह बताना है कि डैश और डैश प्रभुबद्धता आंदोलन के दौरान परिभाषित सिद्धांत बन गए थे। तो जब ये आंदोलन हुआ था, ठीक है, ये क्या बोलते हैं, एनलिजमेंट मूवमेंट जो हुआ था, इसके दौरान ये सिद्धांत बने थे। तो वो सिद्धांत दो कौन से थे? ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट होगा, कारण और व्यक्तिवाद, ये दो सिद्धांत उस समय परिभाषित हुए थे। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहां पे देखो आपका ना एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। ठीक है, कैसे? अगर पेपर में पूछा जाए
कि समाज की विशेषताएं लिखिए। तो क्या बताओगे? समाज की सबसे पहली विशेषता होती है कि लोग आपस में सहयोग करते हैं और साथ ही कुछ लोग आपस में संघर्ष विमुख भी होते हैं। ठीक है। दूसरा, परस्पर जागरूकता होती है सभी के बीच में और आत्मनिर्भरता भी समाज में पाई जाती है। तो हम क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर जो डी है बच्चों, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो ऐसे आपका 2 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया और आपका एमसीक्यू भी हो गया, है ना बच्चों? चलिए, आपका डी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। अब बड़े ध्यान से समझना बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन 5 के अंदर आपकी 4-5 बातें एक ही बार में आपको समझ में आएंगी। तो पहला क्या है? पहला पॉइंट ये है बच्चों कि जो औद्योगिक क्रांति आई है, ठीक है, उसने श्रम बाजार इसको नए ढंग से बड़े पैमाने पर संगठित कर दिया, यानी कि मार्केट को और लेबर सिस्टम को एक बहुत ही नए ढंग से इसने संगठित किया है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद जो है वो मानव इतिहास में एक बहुत ही आवश्यक और एक प्रगतिशील चरण रहा है। बिल्कुल ठीक है बात भाई, कि मार्क्स जो कहते हैं कि पूंजीवाद जो है वो मानव इतिहास के लिए बहुत ही आवश्यक और प्रगतिशील चरण है। बिल्कुल ठीक है। तीसरा, एमिल दुर्खिम क्या कहते हैं कि समाज शास्त्र के औपचारिक संकाय का संस्थापक माना जाता है, यानी कि जो एमिल दुर्खिम है इनको समाज शास्त्र के जो औपचारिक संकाय है इसका संस्थापक माना जाता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कहना कि आधुनिक समाज में नियमों की जो प्रकृति है ये दमनकारी हो गई है, ये कथन गलत हो जाएगा भाई। तो हम क्या बोलेंगे? पहला, दूसरा और तीसरा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ यही 3 सही हो। तो ऑप्शन आपका सी यहां पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ये 3 बातें और पता चल गई। अब देखना भी आगे और भी चीजें आएंगी ऐसी इंपॉर्टेंट। तो इसमें आपका पहला, दूसरा, तीसरा ये सही है, फोर्थ आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका एकदम सी जो है बच्चों ये यहां पे करेक्ट है। ठीक है। अब देखो अभिकथन और कारण। अभिकथन हमारा क्या कहता है? अंग्रेजी कारखानों के मशीनों के द्वारा जो तैयार माल है इसके आगमन से भारी तादाद में भारतीय दस्तकार बर्बाद हो गए। यानी कि सिंपल सी बात है, जो अंग्रेजी कारखाने हैं यानी कि विदेशी कंपनियां हैं अंग्रेजों की, वहां से जो भी मशीनों के द्वारा कंपनी के द्वारा माल तैयार होकर भारत में आता है, तो इससे भारत का जो छोटा मोटा उद्योग होता है, कुटीर उद्योग, ये यानी कि भारतीय दस्तकार, इनका रोजगार छिन जाता है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अत्यधिक विकसित कारखानों में उनकी खपत नहीं हो सकती है। बिल्कुल ठीक। एक सेकेंड, अत्यधिक जो विकसित कारखाने हैं उनमें खपत नहीं हो सकती, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। देखो, अगर यहाँ पे बात ये होती कि ये प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते या कुछ और, तब तो हम बोलते कि हाँ कारण सही है। लेकिन कहा क्या गया है, एक तरफ तो जो अंग्रेज कारखाने हैं इनसे जो तैयार माल भारत में आता है इससे दस्तकार तो बर्बाद हुए हैं, लेकिन कारण कहीं पर भी ये वाला नहीं है। कारण है तो ठीक लेकिन है नहीं। तो क्या बोलेंगे? सर जी बातें तो दोनों ठीक ही हैं लेकिन व्याख्या समझ में नहीं आई मुझे, तो मुझे भी समझ में नहीं आई, यानी कि आपका भी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है। चलिए, असर ठीक है, रीजन भी ठीक है। और एक चीज और बच्चों, यहाँ पे आपका भी हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे होम साइंस को लेके, ठीक है, बहुत सारे बच्चे होम साइंस को लेके यहाँ पे कमेंट करते हैं अभी अभी के टाइम पे बहुत ही ज्यादा। ठीक है। और साथ ही साथ ज्योग्राफी के लिए भी। तो बच्चों आप टेंशन बिल्कुल मत लो, ज्योग्राफी के लिए अभी भी आपके पास में 10 से 12 दिन है और इन 10 से 12 दिन के अंदर आपके हम कम से कम 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको करवा देंगे। रही बात होम साइंस की, तो इसके लिए भी 1 वीक का टाइम है। इसके लिए भी कम से कम आपको हम 5+ सैंपल क्वेश्चन पेपर करवा देंगे। टेंशन मत लीजिए। ठीक है। आप बार बार कमेंट करते हैं तो अच्छा तो लगता है कि हाँ आपको नीड है, ठीक है, लेकिन फिर बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, फिर ये देखना पड़ता है कि अब पहले क्या बना है पहले क्या बना है। तो टेंशन मत लीजिए, आपको हम करवा देंगे। ओके। वैसे भी बच्चे तो 2 ही सब्जेक्ट है, अभी 1-2 दिन में सोशियोलॉजी हो जाएगा, उसके बाद होम साइंस और जियो पे ध्यान देंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन 7। अब आपको क्या करना है, संस्कृति के हमने 3 आयाम पढ़े थे, है ना। अब इन 3 में से ये किस आयाम को दर्शाता है ये बताना है। तो संस्कृति का यह आयाम हमें उन सूचनाओं को संशोधित करने की अनुमति देता है जिन्हें हम देखते और सुनते हैं। सिंपल सी बात है, ये हमारे ज्ञान से संबंधित है। ठीक है। और जब ज्ञान की बात ही हो रही है तो सर जी बी को लॉक कर दो, संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव। ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। अब यहां पे हमें पहचानना है कि ये जो परिभाषा है वो किसने दी है। क्या कि डैश ने आर्थिक संरचना और प्रक्रियाओं पर अधिक बल दिया, यानी कि इकोनॉमिकल जो स्ट्रक्चर है और जो प्रोसेस है इसमें ज्यादा ध्यान दिया। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास था कि मानव इतिहास में
प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था की नींव होते हैं, यानी कि मानव इतिहास में प्रत्येक समाज व्यवस्था की नींव होती है। तो ये बात किसने कही है? एमिल दुर्खिम ने? नहीं। मैक्स वेबर ने? नहीं। अब सोचो सी या फिर डी, इनमें से कोई एक है। फटाफट से सोचो, एम एन श्रीनिवास ऐसी बात करते हैं या फिर कार्ल मार्क्स? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक बार फिर से आपकी 3-4 चीजें सीखने का टाइम आ चुका है। ठीक है, जिसमें आपको 3-4 बातें एक ही बार में पता चल जाएंगी। ओके बच्चों, देखो संस्कृति क्या है? संस्कृति एक सीखा हुआ व्यवहार है। ठीक है, दूसरा, संस्कृति के मानदंड अस्पष्ट नियम है, जबकि कानून स्पष्ट नियम है। यानी कि मानदंड जो होते हैं वो स्पष्ट नियम होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं होते हैं, लेकिन जो हमारे कानून होते हैं, जो लॉ होते हैं, वो पूरी तरीके से स्पष्ट होते हैं कि आप ये करेंगे तो आपको ऐसी सजा मिलेगी, इसके लिए ये सजा है और ये आपका लॉ है। ठीक है, तो ये भी बात सही है। तीसरा, जब संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आती हैं तभी निर्जाति केंद्रवाद की उत्पत्ति होती है। निर्जाति केंद्रवाद यानी कि जहां पे एक ही स्थान पे कई संस्कृति, भाषा आदि को मानने वाले लोग विकसित हो जाएं, उसको निर्जातीय केंद्रवाद बोलते हैं। ये भी ठीक है। अब संस्कृति के 4 आयाम है, ये भी ठीक है। तो आगे समझ में देखिए, संस्कृति के वैसे तो 2 आयाम है, लेकिन यहाँ पे 4 इसलिए कहा गया है क्योंकि ये जो आपके आयाम थे ना, वेट अ सेकेंड, ये वाले आपके जो आयाम थे ना, ये रहे देखो, तो यहाँ पे इसकी बात हुई थी। ठीक है, कहाँ चले गए? ये रहे मानक संज्ञानात्मक सामग्री, और भी हैं अभी 2 और हैं उनके। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 4 की बात हुई है। तो क्या बोलेंगे बच्चों? यहाँ पे ऑप्शन आपका जो सी है ये वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी करेक्ट है। ओके, चलिए अब एक बार फिर से अभिकथन कारण आ गया, तो आपके पेपर में 2 अभिकथन कारण आएंगे, याद रखना। तो क्वेश्चन 10 क्या कहता है? अभिकथन, शहरीकरण यानी कि नगरीयता, ये एक ऐसी जीवन शैली के रूप में हमारे सामने निकल के आया है जिसमें जनसंख्या का एक बड़ा सा भाग आधुनिक घटना को दर्शाता है। बिल्कुल ठीक है। कारण क्या है कि शहरी जीवन एवं आधुनिकता एक दूसरे के घनिष्ठ संबंध है, यानी कि जो लोग शहरों में रहते हैं वो आधुनिक जीवन को जीते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनका घनिष्ठ में संबंध है। बिल्कुल ठीक है। तो क्या बोलेंगे? ये दोनों सही हैं और कारण कथन की व्याख्या भी करता है ना? तो इस प्रकार से ए राइट हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख लो, असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी देता है, तो ऑप्शन ए आपका राइट हो गया। ओके, चलिए अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि जो प्रदत्त परिस्थिति है और अर्जित परिस्थिति, यानी कि प्रदत्त परिस्थिति का मतलब ये हो गया कि जो हमें मिली हुई है, और अर्जित जो हमने पाई है, जैसे कि कौशल, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, ये इसमें आ जाता है। तो इसके बीच में जो डिफरेंशिएट है वो किस व्यक्ति ने किया है, किस समाजशास्त्री ने किया है? ठीक है, तो सोचिए क्या होगा इसका आंसर। मोस्ट ऑफ द बच्चों को लगेगा मैक्स वीवर या फिर कार्ल मार्क्स, इनमें से कोई एक होगा, बट ऐसा नहीं है, ये दोनों ही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा सर जी? फिर ऑप्शन बी, रॉल्फ लिंकटन, इनके द्वारा ये किया गया था। ओके, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और यहाँ पे देखिए फिर से एक बार आपका एक 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 12 क्या कहता है कि जिस भौगोलिक क्षेत्र में जीवन जो है कृषि पर आधारित हो, यानी कि आप किसी पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं, यहाँ पर जो लोग हैं वो मोस्ट ऑफ द काम करते हैं कृषि का। ठीक है, यहाँ पर जो प्राथमिक क्रियाकलाप हैं उनकी भरमार होती है और कम जनसंख्या होती है, तो आसानी से उनका कार्य चलता रहता है। तो ये जो एरिया है जहाँ पे कृषि है, प्राथमिक क्रियाकलाप है, जनसंख्या भी कम है, तो इसको क्या बोलेंगे? या तो इसको हम कस्बा बोलेंगे या तो इसको गांव बोलेंगे। लेकिन कस्बे में तो भाई दस्तकारिता भी होती है, सेकेंडरी जो एक्टिविटीज होती है वो भी होती हैं, यानी कि द्वितीय क्रियाकलाप। और प्राथमिक कहाँ पे होते हैं? सिर्फ और सिर्फ गाँव में। तो क्या बोलेंगे? ऑप्शन डी वाला आपका करेक्ट है। ओके बच्चों, चलिए इसी प्रकार से आप इंग्लिश में देख सकते हैं, ये रहा आपका। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन 13, एक बार फिर से हमें क्या करना है, किसी समाजशास्त्री की पहचान करनी है जिसने एक सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत? ऐतिहासिक भौतिकतावाद का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मेटलिज्म। तो ये जो सिद्धांत है किसने दिया है? अब इस सिद्धांत के अंतर्गत है क्या, अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसके अंतर्गत
मानव समाज का जो विकास है वो ऐतिहासिक है और इतिहास भौतिक परिस्थितियों का परिणाम है, ना कि विचारों के। यानी कि ये जो भौतिकतावाद का सिद्धांत है ऐतिहासिक का, ये क्या कहता है कि मानव समाज का जो विकास है वो ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि इतिहास में हमने जो काम किए हैं उसी पर डिपेंड करता है हमारा डेवलपमेंट, ना कि इतिहास के हमारे विचारों का। ठीक है, तो ये बात किसने कही है बच्चों इतिहास के बारे में? ये दो व्यक्तियों ने कहा है। कौन से दो व्यक्ति हैं? एक तो है कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। इन दोनों ने मिलकर इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ओके, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन आपका सी एकदम करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 कहता है वह सामाजिक संस्था जहां वैवाहिक रिश्ते केवल अपनी ही बिरादरी में किए जाते हों या फिर इस सीमांत वर्ग के बाहर विवाह निषेध होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एग्जाम्पल के लिए जैसे आप मान लेते हैं इस गांव में रहते हैं, ठीक है, इस ए गांव में ए से लेके जेड तक के समुदाय के लोग हैं। ठीक है, अब इसमें एक समुदाय है आपका ये ए वाला, तो ये ए समुदाय के अंतर्गत क्या होगा कि वैवाहिक रिश्ते अपनी बरादरी में ही होंगे, यानी कि केवल और केवल इसी ए समुदाय में ही होंगे। ठीक है, और आप और ज्यादा से ज्यादा इस गांव से बाहर नहीं हो सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? ये जाति विवाह, जाति अंतर विवाह कहलाता है। देखिए जब बरादरी की बात आ गई है तो ए समुदाय में अपनी अपनी जो जातियां हैं, ठीक है, उसके अंदर ही शादियां होंगी, तो उसको बोलते हैं जाति अंतः विवाह। और बहिर्विवाह क्या होता है? तो जब आप ए समुदाय के अलावा बी से लेके जेड के किसी भी समुदाय के साथ में या फिर अपने वर्ग से बाहर या फिर अपने स्थान से बाहर जब शादियां करते हो तो वो बहिर्विवाह कहलाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? आंसर आपका ए करेक्ट हो गया यहाँ पे। ओके बच्चों, तो ये रहा आपका कास्ट इंटरमैरेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से पढ़िए और इसी पेपर में आपको इसी क्वेश्चन का एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ये वो कार्य होता है जो कि समाज में चल रहे प्रतिमानों तथा आदर्शों के विरुद्ध किया जाए। यानी कि समाज में जो भी नॉर्म्स चले आ रहे हैं, जो भी आइडियाज चले आ रहे हैं, आइडियल्स चले आ रहे हैं, उनके विरुद्ध जब आप कार्य करते हो तो इसको क्या बोलते हैं? ये कहलाते हैं अपराध। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को अपराध और हिंसा का एक जो क्वेश्चन आता है पेपर में 6 नंबर का, इसको लेके बहुत ज्यादा डाउट रहता है। इसीलिए इसी पेपर में मैंने लिया हुआ है ये 6 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपको मैं पार्ट 2 में समझाऊंगा। ठीक है, टेंशन लेने का। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्राइम। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 16, यहाँ पे आपका आप यूं कह सकते हैं 4 नंबर का या 2 नंबर का आपका एक क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा। क्वेश्चन क्या है? नगरीय क्षेत्र के बारे में हमें कथनों पे ध्यान देना है। तो नगर क्या होते हैं? नगर यानी कि जो शहर वगैरह हैं, इनका आकार कैसा होता है? काफी ज्यादा बड़ा होता है। यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं क्या उनका आपस में संबंध होता है? अच्छा खासा नहीं होता, तो व्यक्तिगत संबंध ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। तीसरा, यहाँ पे सामाजिक संस्थाएं जैसे कि जाति धर्म प्रथाएं ये ज्यादा प्रभावशाली नहीं होती है, क्योंकि किसी को मतलब ही नहीं है कि आप किसी भी जाति धर्म के हो। आपके पास स्किल है तो आप शहर में जाके अपना विकास कर सकते हो। एक तरीके से यहाँ पे सामाजिक जो परिवर्तन है वो बहुत ही तीव्र होता है। ये भी सही है। तो क्या बोलेंगे बच्चों नगरीय क्षेत्र के बारे में? आपके सामने ऑप्शन डी ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आपसे पेपर में 2 नंबर में 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए कि नगरीय क्षेत्र की विशेषता बताइए, तो आप ये 4 विशेषताएं तो बता ही देंगे और साथ ही साथ आप ये भी बता देंगे कि वहाँ पे कारखाने वगैरह होते, उद्योग होते, रोजगार होता है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं। ऐसे 1-2 पॉइंट भी लिख देंगे। ओके, अब आ जाता है आपका इंग्लिश मीडियम में आखिरी क्वेश्चन। आपको ये स्टेटमेंट रीड करनी है अबाउट अर्बन एरिया, तो इसके बारे में ये सारी बातें ही आपकी सही हैं, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। ओके बच्चों, तो इस प्रकार से आपका सेक्शन नंबर जो ए था वो हमने यहाँ पे कर लिया कंप्लीट। अब सारे बच्चे बिल्कुल ईमानदारी से चैट सेक्शन में बताओ कि आपके 16 आउट ऑफ कितने सही मार्क्स आए हैं। ठीक है, बिल्कुल ईमानदारी से, ताकि मुझे पता चले कि आपने एमसीक्यू बेस्ड अपनी कितनी तैयारी कर रखी है। ओके, आर यू रेडी फॉर सेक्शन नंबर बी? शुरुआत किया जाए बच्चों। चलिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों आज के पेपर का सेक्शन नंबर बी जो कि हमारा 18 मार्क्स का है, ये शुरुआत हो जाता है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है 17 का? अच्छी बात क्या है कि इसमें अथवा भी है। क्वेश्चन 17 कहता है कि सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, और इसका इसी का अथवा अंतर विवाह और बहिर्विवाह में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। सामाजिक व्यवस्था क्या होती है, यानी कि एक जो सोशल सिस्टम है वो क्या होता है। तो देखो सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिवर्तन को हम सामाजिक व्यवस्था के साथ ही समझते हैं। इनके समाज में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक व्यवस्था कहते हैं। सामाजिक व्यवस्था तो व्यवस्था में एक प्रवृत्ति जैसी होती है,
जो कि परिवर्तन का विरोध करती है तथा उससे नियमित करती है, यानी कि परिवर्तन को दर्शाती है और उसको नियमित करती है। एक तरीके से सामाजिक व्यवस्था का अर्थ ये हो जाता है कि किसी विशेष प्रकार के जो सामाजिक संबंध है, जो मूल्य हैं, ठीक है, इनके परिमापों की तीव्रता से बनाए रखना और उनको दोबारा बनाते रहना। तो जो भी सिस्टम चला आ रहा है उसको बनाए रखना, जो भी मूल्य, जो भी संबंध आ रहे हैं, चले आ रहे हैं समाज में, उसको बनाए रखना, इसी प्रवृत्ति को सामाजिक व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन कि अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में क्या अंतर होता है, तो आ जाइए देख लेते हैं। एग्जाम्पल देता हूं आपको मैं यहाँ पे अंतर्विवाह और बहिर्विवाह में। तो पहले समझो, अंतर्विवाह अंत यानी कि अंतविवाह, इसमें क्या होता है, जब विवाह एक विशिष्ट जाति, वर्ग, आदिवासी समूह के भीतर ही हो। जैसा कि आपको मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे ये एक गांव है, ठीक है, अब इस गांव में ए से लेके जेड समुदाय तक के लोग रहते हैं। तो अंतविवाह में क्या होगा, ये ए समुदाय के जो लोग हैं वो केवल और केवल अपने समुदाय में ही शादी करेंगे, ठीक है, या फिर इसी एरिया समुदाय में शादी करेंगे, या फिर आदिवासी तो आदिवासी अपने एरिया में ही शादी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बहिर्विवाह में क्या होगा कि जब विवाह संबंध जो है निश्चित समूह के बाहर हो, यानी कि इस ए के अलावा जितने भी समूह है बी से जेड, इनमें शादी हो, ठीक है, या फिर इस गांव से बाहर किसी अन्य गांव में शादी हो, तो उसको बोलते हैं बाहरी विवाह। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसान है बच्चों। अंतःविवाह यानी कि एक ही जाति, समुदाय और स्थान पे बसने वाले कोई बीच में ही, और बहिरी विवाह बाहर हो जाता है, सिंपल, ठीक है। तो सोशल ऑर्डर यानी कि सोशल सिस्टम क्या होता है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं सारे पॉइंट। उसके बाद डिफ्रेंशिएट करना है आपको इंटरमैरिज और जो एक्सोनोमी है इसके बारे में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। अब 18 में पूछा गया बच्चों, मोस्ट ट्रांजिट क्या होता है और सीमा शुल्क टैरिफ, ये आपकी जो दो शब्दावली है आपको इन्हें स्पष्ट करना है। तो मोस्ट ट्रांजिट और सीमा शुल्क टैरिफ ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात करेंगे मोस्ट ट्रांजिट की, ये क्या होता है। तो शहरों में बड़ी संख्या में लोगों का तेजी से परिवहन के साधन के द्वारा आवागमन। तो मोस्ट ट्रांजिट क्या है, ये एक प्रकार का परिवहन का साधन है जिसके माध्यम से शहरों में बड़ी संख्या में लोग आवागमन करते हैं, परिवहन करते हैं, ठीक है। अब सीमा शुल्क टैरिफ क्या होता है, तो किसी देश में प्रवेश करने या फिर उस देश को छोड़ने वाले सामानों पर जो भी कर लगाया जाता है, ये उसे बोलते हैं, ठीक है। घरेलू रूप से उत्पादित सामानों के सापेक्ष कम प्रतिस्पर्धी बनते हैं, यानी कि ये सीमा शुल्क टैरिफ क्या होता है कि जो भी हमारे देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, खास करके हम बात कर रहे हैं विदेशी माल की, ठीक है, तो उसमें ये कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, जिससे कीमत बढ़ जाती है और इसकी वजह से जो हमारे देश के खुद के उद्योग है उनके सामानों को बाजार में जगह मिल पाती है, ठीक है। तो ये होता है सीमा शुल्क और टैरिफ इस प्रकार से। ओके, अब इसी का इंग्लिश वर्जन देखते हैं। तो मास ट्रांजिट क्या होता है और कस्टम ड्यूटी एंड टैरिफ क्या होता है, इसके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 19 देखिए। अब ये प्रश्न वैसे तो मैंने 2 नंबर में लिया है, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि आपका 4 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, ज्ञानोदय के अर्थ को विस्तार से समझाइए। अब ज्ञानोदय क्या होता है, इसकी बहुत सारी परिभाषा हैं। 2 नंबर में कोई 2 याद करना और 4 नंबर में 4 याद करना, ठीक है। सबसे पहला 17th सेंचुरी के उत्तरार्ध में और 18th सेंचुरी की शुरुआत में ही पश्चिमी यूरोप में संसार के बारे में सोचने विचारने वालों ने बिल्कुल नए व मौलिक दृष्टिकोण का जन्म हुआ। आपने देखा था वो जो मानवतावादी विचारधारा थी, ठीक है, वो जो इटली में विश्वविद्यालय खोले गए थे, पादुआ बोलेनिया में, ये यूरोप में ही तो थे, है ना। तो अब यूरोप की कंट्री में जितनी भी है, इटली होगी और भी हो गए बहुत सारे, तो यहाँ पे संसार को एक नए विषय में सोचने और उसको समझने की एक नया दृष्टिकोण जन्म लिया, ठीक है। ज्ञानोदय या प्रबोधन के नाम से जाने गए इस नए दर्शन ने जहां एक तरफ मनुष्य को संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र बिंदु के रूप में स्थापित किया, तो वहीं दूसरी तरफ विवेक को मनुष्य की मुख्य विशिष्टता को दर्ज किया। तो सिंपल सी बात है, ज्ञानोदय क्या हो गया कि 18th सेंचुरी और 17th सेंचुरी के आसपास यूरोप में कुछ ऐसे समाजशास्त्रियों का उदय हुआ जिन्होंने समाज को, इस जीवन को नए तरीके से सोचने और मौलिक दृष्टिकोण का जन्म किया, ठीक है। और ये बेसिकली जो है एक तरफ मनुष्य को संपूर्ण ब्रह्मांड के केंद्र में रखते हैं, ठीक है, तो दूसरी तरफ हमारे स्किल को भी हमें बताते हैं कि हमारे लिए जरूरी है। ये ज्ञानोदय है। इसका तात्पर्य ये हो गया कि ज्ञानोदय एक संभावना से वास्तविक यथार्थ में बदलने में उन वैचारिक प्रवृत्तियों का हाथ है जिन्हें हम आज
धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक सोच व मानवतावादी सोच की संज्ञा लेते हैं। यानी कि ज्ञानोदय जो है, अगर ऐसे आज इसे वर्तमान में उपयोग में ला रहे हैं, वास्तविकता में आ रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि ज्ञानोदय को स्थापित करने में धर्मनिरपेक्षता, वैज्ञानिक सोच, मानवतावादी सोच, इन्होंने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। ठीक है, एक पॉइंट और है कि इस मानव व्यक्ति को ज्ञान का पात्र की उपाधि भी दी गई है। यानी कि जिसको ज्ञानोदय के बारे में नॉलेज होती है, उसे ज्ञान का पात्र इससे भी पुकारा गया है। ठीक है, केवल उन्हीं व्यक्तियों को पूर्ण रूप से मनुष्य माना गया है जो विवेकपूर्ण ढंग से सोच विचार कर सकते हैं। यानी कि जो अपने मस्तिष्क का उपयोग करके सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वही जो है यहाँ पे असली मानव कहलाता है, पूर्ण मानव कहलाता है। ठीक है, और जो इस काबिल नहीं होते, नहीं सोच सकते, नहीं समझ सकते हैं, वो या तो आदि मानव होते हैं, तो बर्बर कहलाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। ओके बच्चों, चलिए इंग्लिश में एक्सप्लेन इन डिटेल द मीनिंग ऑफ इलिजमेंट। अरे कहाँ चला जा रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इन चारों पॉइंट को पढ़ सकते हैं। देखिए 2 नंबर में आएगा तो आप जो यहाँ पे बोल्ड है ये लिखना, और ये ए वाला 4 नंबर में आएगा तो आप सारे पॉइंट लिख देना। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। अब इसमें कहा गया है कि सामाजिकरण के प्रमुख अभिकरण क्या है। यानी कि सामाजिकरण जो होता है, इसके प्रमुख अभिकरण, तो सबसे पहला क्या होता है समाज में? परिवार। ठीक है, दूसरा समकक्ष, समूह, मित्र, क्रीड़ा समूह जिसमें विद्यालय शामिल होता है। ठीक है, जनमाध्यम, अन्य सामाजिकरण अभिकरण भी शामिल होते हैं, तो बहुत सारे अभिकरण होते हैं। ठीक है, उसके बाद इंग्लिश में आ जाएगा कि व्हाट आर दी मेन एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब देखिए 2 नंबर का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि एम.एन. श्रीनिवास के गांव संबंधी विचार क्या थे। तो ये बेसिकली गांव को 2 प्रकार का बताते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले ये बताते हैं कि सबसे पहले गांव वे हैं गांवों में किए गए क्षेत्रीय कार्यों का निर्जातीय ब्यौरा। यानी कि हर एक धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति को मानने वाले लोगों ने किस किस प्रकार से कार्य किए हैं, उन सभी का क्षेत्रीय ब्यौरा लेना इनके लिए सबसे पहला पॉइंट है गांव के बारे में। दूसरा पॉइंट ये है कि भारतीय गांव का सामाजिक विश्लेषण और उस पर ऐतिहासिक तथा अवधारणाओं पर परिचर्चा करना। यानी कि गांव जो है भारत के, इनका सामाजिक विश्लेषण करते हैं ये। ठीक है, फिर उनका ऐतिहासिक रूप से उन पे उनका जो केस स्टडी टाइप नहीं होता है कि इसके बारे में ज़्यादातर जानना, तो वो उसके बारे में वैसा करते हैं। ठीक है, तो ये 2 विचार हैं एम.एन. श्रीनिवास के। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन ए और बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन है ही नहीं सर जी, आंसर है। चलिए, अब आपने बहुत बार सुना होगा बच्चों कि अलगाववाद, अलगाववाद, अलगाववाद। आखिर समाज शास्त्र में इस अलगाववाद का अर्थ क्या है? तो आइए देख लेते हैं कि समाज शास्त्र में इसका क्या अर्थ होता है। तो सबसे पहले देखिए, जब हम अलगाववाद की बात करते हैं तो इसके पीछे हमें बात करनी होती है पूंजीवाद की। जैसे आपने वो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल पढ़ा था ना, अमेरिका, वो यूरोपीय मॉडल, पश्चिमी मॉडल की जब हम बात करते थे, वेस्टर्न मॉडल की, तो हम वेस्टर्न मॉडल में किसकी बात करते थे? अमेरिका की। तो वैसे ही समाज शास्त्र में जब हम अलगाववाद की बात करते हैं तो पहले हम पूंजीवाद की बात करेंगे। पूंजीवाद समाज में ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत मनुष्य प्रकृति से और अन्य मनुष्य तथा उनके कार्य उत्पाद से स्वयं को दूर महसूस करता है तथा अपने को अकेला पाता है, उसे अलगाववाद कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, पूंजीवाद है, मार्केट में भाई कंपटीशन भर भर के भरा पड़ा है। ठीक है, तो ऐसे में मनुष्य जो है ना, वो अपने आप को नेचर से, अपने कार्य से, अपने प्रोडक्शन से अपने आप को अलग महसूस करने लगता है, और जब अकेला महसूस करता है तो बस वही अलगाववाद हो जाता है। ये अलगाववाद कोई वो नहीं है कि धर्म या किसी अन्य मामले में, ये अलगाववाद व्यक्ति का खुद से होता है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द मीन बाय सेपरेटिज्म इन सोशियोलॉजी, तो क्या होता है इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं बच्चों। अब देखिए बात करते हैं समाज की प्रमुख विशेषताओं की। ठीक है, तो समाज की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं, तो आज ही देखते हैं। सबसे पहले देखिए समाज है क्या। समाज जो है ये सामाजिक संबंधों का जाल है। यानी कि एक इस प्रकार का सामाजिक संबंधों का जाल है जिसमें हर एक व्यक्ति हमेशा फंसा ही रहता है, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होते ही रहते हैं। ठीक है, समाज जो है, समाज अमूर्त है। यानी कि समाज का कोई रूप नहीं है। समाज में समानता भी पाई जाती है तो कहीं समाज में असमानता भी पाई जाती है। समाज में कहीं पर सहयोग होता है आपस में, तो कहीं पर संघर्ष भी पाया जाता है। समाज में
आश्रित रहने का नियम है एक दूसरे पर, ठीक है, और समाज परिवर्तनशील होता है। तो अमूर्त है, समानता है, समानता, सहयोग सहयोग यानी कि संघर्ष हो गया, आश्रित रहने का नियम परिवर्तनशील, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये समाज की विशेषताएं हो गई। अब इसी को इंग्लिश में देख लीजिए कि राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, तो आपके सामने ये पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब है क्वेश्चन नंबर 23। अब ये प्रश्न भी आपका हो सकता है बच्चों तो पेपर में 4 नंबर में आ जाए, ठीक है, कि वर्ग के आधार पर स्त्रीकरण को समझाइए, ठीक है। तो देखते हैं क्या है स्त्रीकरण। सबसे पहला, वर्ग के आधार पर स्त्रीकरण का जो स्त्रीकरण है ये जन्म पर आधारित नहीं होता है, बल्कि ये कार्य, योग्यता, हमारे स्किल्स, हमारी शिक्षा और विज्ञान पर आधारित होता है। जैसे जाति जो है, ठीक है, वर्ग यानी कि वर्ण है, जो वो 4 वर्ण है ना, क्या बोलते हैं, ब्राह्मण, कृषि, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से कृषि कोई वर्ण नहीं है, तो वो जो है वो जन्म पर आधारित होते हैं। लेकिन जो वर्ग होता है ना, वो जन्म पर आधारित नहीं है, ये किस पे आधारित होता है, हमारे कार्यों पर, हमारी योग्यता, हमारे स्किल, हमारी एजुकेशन और साइंस पर, ठीक है। वर्ग के द्वार सभी के लिए खुले, यानी कि जो 4 वर्ण हैं इन सभी के लिए ये द्वार खुले हुए, कोई भी इसमें शामिल हो सकता है। वर्ग के अंतर्गत व्यक्ति जो है अपने वर्ग को बदल भी सकता है। ऐसा नहीं है कि उसने किसी एक वर्ग को चुन लिया तो वो उसी का बन के रहेगा, नहीं, वो अपने हिसाब से अपने कार्य कुशलता को देखते हुए उसको चेंज भी कर सकता है, ठीक है। अब वर्ग के कई प्रकार होते हैं, जैसे उच्च वर्ग हो गया, मध्यम वर्ग हो गया, निम्न वर्ग हो गया, कृषक वर्ग हो गया। अब कृषक वर्ग भी चाहे तो वो उच्च वर्ग में आ सकता है, उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो निम्न वर्ग का व्यक्ति है वो चाहे तो मध्यम में भी आ सकता है, अब उसके लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केट में कंपटीशन करना पड़ेगा। बस यही चीज़ें होती है वर्ग के आधार पे, है ना। तो वर्ग के आधार पे कितने प्रकार के हो गए, 4 प्रकार के। कौन कौन से, उच्च वर्ग, मध्यम, निम्न और कृषक। अब इसके बारे में कैसे आपको डिफाइन करना है, तो ये रहे आपके ऑप्शंस, ओके। चलिए अब इसी प्रकार से इंग्लिश में राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्लास। तो क्या होता है क्लास के बारे में आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, ये प्रश्न भी बच्चों हो सकता है तो पेपर में आपका 2 नंबर में आ जाए और 4 नंबर में भी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, भारतीय गांव पर लुई ड्यूमो का क्या दृष्टिकोण था। तो लुई ड्यूमो का भारतीय गांव पर क्या दृष्टिकोण है। सबसे पहला, इनका ये मानना था कि गांव को एक श्रेणी के रूप में महत्व देना गुमराह करने वाला हो सकता है। यानी कि अगर हम गांव को ये कहते हैं कि ये एक व्यापार की श्रेणी है तो ये गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों, लुई का मानना ये था कि जाति जैसी संस्थाएं गांव की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि जाति संस्थाएं हो गई, ये गांव की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, ओके। उनका मानना था कि लोग एक यानी कि अपने गांव को छोड़कर दूसरे गांव तो चले भी जा सकते हैं, लेकिन उनकी जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो हमेशा उनके साथ ही रहते हैं। इसीलिए लुई ड्यूमो ने भारतीय गांव का चित्रण किया है स्थिर अवस्था में, यानी कि जहाँ पे लोग अपनी जगह पे रहते हैं, जहाँ के लोग, गांव के लोग आत्मनिर्भर होते हैं और छोटे गणतंत्र, यानी कि जहाँ पे वो अपने नियम, अपने निर्णय जो है खुद ही लेते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने गांव के बारे में ये 3 सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन सा, स्थिर, आत्मनिर्भर और छोटा गणतंत्र, ओके। तो ये थे लुई ड्यूमो के भारतीय गांव के बारे में विचार, ओके बच्चों। चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। तो व्हाट वर लुइस ड्यूमोस व्यूज ऑन द इंडियन विलेज, तो आपके सामने ये पॉइंट है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अब बात आती है इसके आखिरी क्वेश्चन की। तो यहाँ पे देखिए, वैसे तो आपको मैं क्वेश्चन ये समझा ही चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों के दिमाग में डाउट रह जाता है, इसीलिए यहाँ पे मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि जाति अंतः विवाह और बहिर्विवाह, ठीक है। तो जाति अंतः विवाह में क्या होता है कि सामाजिक संस्था जहाँ पर वैवाहिक रिश्ते केवल अपनी ही बरादरी में किए जाएं, इसे हम बोलते हैं जाति अंतः विवाह। उदाहरण के लिए, जहाँ विवाह अपनी जाति की व्यक्ति से ही हो उसी को हम जाति अंतः विवाह बोल देते हैं। जैसे आपकी जो भी जाति है, विवाह आपकी जाति के अंदर ही हो उसको बोलते हैं जाति अंतः विवाह। और रही बात बहिर्विवाह की, तो आपको समझा ही चुका हूँ कि जहाँ पर विवाह जो है वो बेसिकली अपने ही आसपास में ना हो, अपने ही वर्ग, अपने ही समुदाय, अपने ही स्थान में ना हो, बल्कि उससे बाहर हो, उसको बोलते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए, एक ही गांव अथवा एक ही क्षेत्र में विवाह जो है वो निषेध होगा, गांव के बाहर, समुदाय के बाहर आप विवाह कर सकते हो, ये बहिर्विवाह होता है, ठीक है। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 25 का। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से लिख लीजिए, वर्ड यू अंडरस्टैंड बाय कास्ट इंटर मैरिज। तो कास्ट इंटर मैरिज क्या होता है और एक्सोजेनिक मैरिज क्या होती है इसके बारे में, ओके।
तो फाइनली प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने अभी तक अपना जो दूसरा सैंपल पेपर है इसके पार्ट 1 की वीडियो को पूरा कर लिया है।